वेलकम टू दिस सेशन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीएस के क्वेश्चन, जिससे आपकी यूपीएससी की तैयारी बहुत ही आसान होने वाली है। हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 11? निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में महाजनपद का उल्लेख है? तो हमें इसमें से बताना है कौन सा इसमें सही उत्तर है। ठीक है, तो हमारा पहला दे रखा है दीघा निकाय, सेकेंड दे रखा है भगवती सूत्र, थर्ड दे रखा है अंगुत्तर निकाय। तो हमें इसमें से बताना है कौन सा हमारे जो इससे संबंधित है, किससे, महाजनपद का जिसमें उल्लेख है ना। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? डी, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों का ही इसमें किसमें प्राचीन ग्रंथ के महाजनपद का उल्लेख है। ठीक है, इसलिए हमारा डी वाला आंसर सही होगा। प्रारंभिक बौद्ध और जैन साहित्य में महाजनपदों की सूची विभिन्न नामों से सामान्य भिन्नताओं के साथ प्रस्तुत की गई है। हालांकि संख्या एक ही है, लेकिन सूचियां में नाम अलग अलग हैं। शायद वे अलग अलग समय की राजनीतिक परिस्थितियों और लेखक की भौगोलिक निकटता या ज्ञान को दर्शाते हैं। ठीक है, अंगुत्तर जो क्या है, निकाय के अनुसार निम्नलिखित महाजनपद थे। क्या क्या? अंगा, असाका या अस्माका, अवंती, चेदी, गंधार, काशी, कंबोज, कौशल, कुरु, मगध, मल्ला, मत्स्य या मत्स्य, पांचाल, सुरसेन, विरजी, वत्स या वंश, दीघा निकाय में उपरोक्त सूची में से केवल 12 महाजनपदों का उल्लेख है और उनमें से 4 कौन कौन से? अशाक, अवंती, गंधार और कंबोज को छोड़ दिया गया है। ठीक है, बौद्ध निकाय में भारत के 5 विभाजनों का उल्लेख है। उत्तरापथ, उत्तर पश्चिमी, मध्य प्रदेश, मध्य, प्राची, पूर्वी, दक्षिण पथ, दक्षिण और अपरांत पश्चिमी, जो इस बात की ओर पुष्टि करता है कि भारत की भौगोलिक एकता की कल्पना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से बहुत पहले ही कर ली गई थी। ठीक है, जनपदों की सूचियां जैन ग्रंथों भगवती सूत्र, सूत्रकृतांग, महान व्याकरण और पाणिनि की अष्टाध्यायी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, बौधायन और क्या धर्मसूत्र 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में संरक्षित है। अष्टाध्यायी में जनपद का अर्थ है देश और जनपदीन का अर्थ है उसके नागरिक। ठीक है, जनपद का तो क्या अर्थ हो जाएगा? देश, और जो जनपदीन है उनका अर्थ हो जाएगा वहाँ के नागरिक। तो इसलिए हमारा कौन सा इसमें डी वाला सही है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ कुछ हमें महाजनपद दिए हुए हैं और उनकी राजधानी दे रखी है। इसमें से हमें बताना है कितने सही सुमेलित है। फर्स्ट दे रखा है हमें अंग, इसकी है कौशाम्बी, सेकेंड दे रखा है कौशल, इसकी दे रखी है वैशाली, थर्ड दे रखा है वत्स, इसकी दे रखी है चंपा। हमें इसमें से बताना है कितने सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? डी, इसमें से कोई भी सही नहीं है। फर्स्ट जो दे रखा है अंग, अंग की क्या होगी? चंपा। क्या होगी? चंपा। और जो ये है कौशल, कौशल की क्या होगी? श्रीवास्ती। क्या होगी? श्रीवास्ती। और जो हमारा है श्रीवास्ती, श्रीवास्ती आप यहाँ पर समझ लेना, श्रीवास्ती क्या है? श्रीवास्ती। ठीक है, और जो हमारा थर्ड है, थर्ड वाला क्या है यहाँ पर? वस्त। तो वस्त की क्या है? कौशाम्बी। ठीक है, इसलिए इसमें से हमारा कोई भी सही सुमेलित नहीं है। अंग मगध के पूर्व और राजमहल पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित था, जिसकी राजधानी चंपा थी। यह क्षेत्र आधुनिक मुंगेर और भागलपुर जिलों के समान माना जाता है, इसलिए हमारा जो फर्स्ट वाला है सही नहीं है। कौशल, शतपथ ब्राह्मण के कौशल महाजनपद का वर्णन मिलता है। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। यहाँ मगध के उत्तर पश्चिम में वर्तमान पूर्वी उत्तर प्रदेश के कब्जे वाले क्षेत्र के आसपास स्थित था। ठीक है, वत्स, वत्स क्या है? ऋग्वैदिक काल से एक प्रतीत होता है कि इसे कुरुओं की एक शाखा कहा जाता है, जो हस्तिनापुर से स्थानांतरित होकर कहाँ पर? कौशाम्बी में बस गए थे। ठीक है, तो पहले क्या था? हस्तिनापुर था, फिर बाद में क्या हो गया था? कौशाम्बी। ठीक है, इसलिए भी हमारा सही सुमेलित नहीं है। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 13, मगध साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमें यहाँ पर बताना है कितने कथन सत्य है। तो हमारा जो फर्स्ट वाला दे रखा है वो क्या दे रखा है? मगध नाम पहली बार ऋग्वेद में आता है। सेकेंड है मगध के सबसे प्रारंभिक राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी। थर्ड है मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज थी। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही हैं। तो हमारा जिसका आंसर क्या होगा? केवल एक। जो हमारा इसमें क्या होगा? जो हमारा थर्ड वाला है वो सही है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट और सेकंड वो क्या है? रॉन्ग है। मगध नाम पहली बार कौन से वेद में आया था? तो ये आया था अथर्ववेद में। ठीक है,
और यहाँ पर जो सेकंड दे रखा है, मगध के सबसे प्रारंभिक राजवंश की स्थापना बृहदत्त जो थे उन्होंने की थी, ना कि चंद्रगुप्त ने। ठीक है, इसलिए जो हमारा इसमें एक ही सही होगा और वो कौन सा होगा, थर्ड वाला। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, ग्रीव्रज। ठीक है, इसलिए हमारा एक इसमें थर्ड वाला सही है। मगध के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। मगध नाम सबसे पहले अथर्ववेद में आता है। यह सबसे पुराना प्रमुख महाजनपदों में से एक था। यह अंग और वत्स के बीच स्थित था। यह मुख्यतः बिहार के आधुनिक पटना और गया जिलों एवं बंगाल के पूर्वी हिस्सों से मिलता है। ठीक है, मगध के प्राचीनतम राजवंश की स्थापना जो बृहद्रथ ने की थी, लेकिन यह राज्य बिंबिसार और अजातशत्रु के शासनकाल में अपनी प्रमुखता के शिखर पर पहुंचा। हर्यक वंश को मगध का सबसे प्रारंभिक प्रमुख शासक वंश माना जाता है। राजा बिंबिसार इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक है। ठीक है, कौन सा, राजा बिंबिसार। चंद्रगुप्त मौर्य 350 से लेकर के 295 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, जो भौगोलिक दृष्टि से मगध में स्थित एक विस्तृत साम्राज्य था। राजगिराया ग्रीवर्ज ये 5 पहाड़ियों द्वारा संरक्षित प्रारंभिक मगध की राजधानी थी। बाद में क्या हो गई, उदयन द्वारा राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसलिए जो हमारा कथन वो थर्ड वाला सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 14, गणों गणतंत्र महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें दे रखा है, फर्स्ट, वे कुलीन तंत्र थे जहां सत्ता कई पुरुषों के बीच साझा होती थी, जिन्हें सामूहिक रूप से राजा कहा जाता था। सेकेंड है, महावीर और बुद्ध दोनों ऐसे गणों से संबंधित थे। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, तो हमें इसमें से बताना है कौन से कथन हमारे सही हैं। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही इसमें सही है। ठीक है, प्राचीन काल में अधिकांश महाजनपद राजाओं के शासन में थे, लेकिन कुछ जिन्हें गढ़ या संघ कहा जाता था कुलीन तंत्र थे। इनमें सत्ता कई व्यक्तियों के बीच साझा की जाती थी, जिन्हें सामूहिक रूप से राजा कहा जाता था। ठीक है, ऐसा होता था कि जैसे कहीं कहीं पर ऐसा होता था कि सिर्फ राजा एक होता था, लेकिन यहाँ पर सामूहिक रूप से राजा कई हो सकते थे, मतलब सामूहिक राजा रहते थे, है ना, इस जिसे गढ़ कहा जाता था। महावीर और बुद्ध दोनों ही ऐसे गढ़ों से संबंधित थे। बुद्ध शाक्य गढ़ नाम से जाने जाने वाले थे और एक छोटे गढ़ से संबंधित थे, और भगवान महावीर वज्जी संबंधित थे, जो आधुनिक वैशाली के समान हैं। ठीक है, कुछ उदाहरणों में से जैसे वज्जी संघ के मामलों में राजाओं ने संभवतः भूमि जैसे संसाधनों को सामूहिक रूप से नियंत्रित किया। हालांकि सीमित स्रोतों के कारण इनका इतिहास पुनः निर्मित करना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इनमें से कुछ राज्य लगभग 1000 वर्षों तक अस्तित्व में रहे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 15, यह आर्य सैनिकों द्वारा उपयोग किया जाने वाला कवच था। हमें इसमें से बताना है कौन सा हमारा इससे संबंधित है। जो आर्य सैनिकों का क्या है, कवच है। ठीक है, तो हमें इसमें बताना है कौन सा वाला है। तो इसका हमारा आंसर होगा क्या होगा, बी, वर्मन। क्या है, वर्मन। आर्यों के पास घोड़ों द्वारा चलाए जाने वाले रथ थे और वे पहली बार उन्हें पश्चिम एशिया द्वारा भारत में लेकर आए। ठीक है, आर्यन सैनिक संभवतः कवच वर्मन से सुसज्जित थे, जो एक प्रकार का जैकेट की भांति कवच था। आपने देखा होगा कई सारी फिल्मों में, जैसे कि हम देखते हैं कि वो कवच पहन रखते हैं, एक जिससे बंदूक की अगर गोली लगती है तो उसे बचा जा सकता है। ठीक है, तो उसी प्रकार का ये कवच पहना करते थे, जिससे इनकी सुरक्षा हो सके। समुद्र का संबंध महासागर से था, और यह संदिग्ध है कि आर्य लोग महासागर से परिचित थे या नहीं। राजा के पास कोई नियमित या स्थायी सेना नहीं थी। युद्ध के समय वह एक मिलिशिया संगठित करता था। इस मिलिशिया के सैन्य कार्य विभिन्न जनजाति समूहों द्वारा किया जाते थे। ठीक है, जिन्हें व्रत, गण, ग्राम और सारधा कहा जाता था। आर्य 2 प्रकार के संघर्षों में शामिल थे। पहला, वे आर्यों से पहले के लोगों जैसे लड़ते थे, और दूसरा, वे आपस में ही संघर्ष करते थे। आर्य समुदायों में लंबे समय तक जनजाति संघर्ष होते रहे। पंचजन नामक 5 जनजातियों में विभाजित आर्य आपस में युद्ध करते थे, और कभी कभी इस संघर्ष में गैर आर्य लोगों का भी समर्थन प्राप्त करते थे। ऋग्वैदिक काल के दौरान सैनिकों को सार्थ, व्रात और गण नामक इकाइयों में संगठित किया गया था। हमारा क्वेश्चन नंबर है 16, भारत में सिकंदर के आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा फर्स्ट वाला, उन्होंने हाइडेस्पेस के युद्ध में महापद्यनंद को पराजित किया। ठीक है, और सेकेंड है, वह खरोष्ठ की लिपि को भारत लाए। तो हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा इसमें से कथन सही है, या कितने कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, डी। इसमें से फर्स्ट भी सही नहीं है, सेकंड भी नहीं। उन्होंने जो क्या किया था,
पेस के युद्ध में किसने किया था, ये किसको पराजित किया था, तो राजा पोरस को पराजित किया था। किसने, सिकंदर द्वारा जो राजा पोरस को पराजित किया गया था। और यह खरोष्ठी लिपि कौन, खरोष्ठी लिपि जो ईरानी के लेखक द्वारा भारत लाया गया था, ठीक है, ना कि भारतीय से लाए गए थे। खरोष्ठी लिपि को कौन लाए थे, ईरानी लेखकों द्वारा भारत में लाया गया था, इसलिए जो हमारा इसका आंसर होगा डी, ठीक है। सिकंदर का भारत पर आक्रमण, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। सिंधु नदी को पार करने के बाद वह तक्षशिला की ओर बढ़ा। फिर उसने झेलम और चिनाब नदियों के बीच के राज्य के शासक राजा पोरस को चुनौती दी। राजा पोरस को भीषण युद्ध हाइडसपेस जो की लड़ाई में पराजित किया गया, ठीक है। खरोष्ठी लिपि ईरानी के जो लेखक थे उनके द्वारा कहां पर, भारत में लाई गई थी, ठीक है, इसलिए हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही नहीं है। हमारा क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में खबरों में देखा गया है कि वोल्ट टाइफून है, इसमें से हमें बताना इसमें हमारा कौन सा सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, इसका हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी। चीनी राज्य जो है प्रायोजित समूह अमेरिका के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहा है, ठीक है। वोल्ट टाइफून, माइक्रोसॉफ्ट ने चीनी राज्य प्रायोजित समूह वोल्ट टाइफून द्वारा गुप्त लक्षित दुर्भावनापूर्ण गतिविधि का पता लगाया, जिसका उद्देश्य समझौता के बाद क्रेडेंशियल एक्सेस और नेटवर्क सिस्टम डिस्कवरी है, जो अमेरिका के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को लक्षित करता है। वोल्ट टाइफून संचार, विनिर्माण उपयोगिताओं, परिवहन, निर्माण, समुद्री सरकार, आईटी और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करता है। अनुभव किया गया व्यवहार लंबे समय तक अज्ञात जासूसी करने और पहुंच बनाए रखने के गुप्त इरादे को इंगित करता है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा हमारा बी। हमारा क्वेश्चन नंबर 18, रिपोर्ट पंचायती राज संस्थाओं का वित्त हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो हमें इसमें से बताना है हमारे कि किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ए। ये किसके द्वारा की गई थी, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित की गई थी, ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं का वित्त, हाल ही में पंचायती राज संस्थाओं का वित्त शीर्षक से जारी रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा भारत में पंचायती राज संस्थाओं पीआरआईएस की वित्तीय गतिशीलता पर प्रकाश डालती है। कौन डालती है, भारतीय रिजर्व बैंक। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हमें यहाँ पर दो कथन दिए हुए, इसको पहले पढ़ लीजिए, फिर मैं इसके ऑप्शन आपको बताती हूँ। इसका पहला क्या है, टाइप बार टीसीवी दुनिया का पहला चिकित्सीय रूप से सिद्ध संयुग्म टाइफाइड वैक्सीन है। सेकेंड वाला, टाइफाइड बुखार के लिए स्थानिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के मालवा पठार में चरण 3 परीक्षण से पता चलता है कि भारत बायोटेक टाइफाइड संयुग्म वैक्सीन टीसीवी टाइप बार की दीर्घकालिक प्रभावकारित है। तो हमें इसमें से बताना है, देखो यहाँ पर इसके ऑप्शन दे रखे हैं, या तो पहला ए वाला ऑप्शन क्या आएगा, कथन एक और दोनों ही सही है, और जो कथन दूसरा है वो पहले की व्याख्या करता है। बी वाला जो हमारा ऑप्शन है वो क्या दे रखा है, कथन एक और दो दोनों ही सही है, लेकिन जो दूसरा वाला कथन है वो पहले की व्याख्या नहीं करता है। सी वाला हमारा ऑप्शन है क्या है, कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है। डी वाला है कथन एक गलत है लेकिन दो सही है। इसमें से हमें बताना है इसका हमारा ऑप्शन क्या होगा। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, सी, फर्स्ट सही है लेकिन कथन दो इसमें क्या है, गलत है, ठीक है। जो हमारा टाइफाइड है ये टीसीवी दुनिया का पहला चिकित्सीय रूप सिद्ध संयुग्म टाइफाइड वैक्सीन है, तो या तो हमारा सही है, लेकिन जो टाइफाइड बुखार के लिए स्थानिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के कहाँ पर, मालवी, जो कहाँ पर, मालवी अफ्रीका के जुमेट वैक्सीन से पता चलता है कि बायोटेक टाइफाइड संयुग्म वैक्सीन टीसीवी टाइप बार की दीर्घकालिक प्रभावकारिता है, इसलिए जो हमारा सेकंड वाला है वो सही नहीं है। टाइप बार टीसीवी दुनिया का पहला चिकित्सीय रूप से सिद्ध संयुग्म टाइफाइड वैक्सीन है, इसलिए हमारा फर्स्ट वाला सही है, लेकिन सेकंड वाला क्या, हाल ही में टाइफाइड बुखार के लिए स्थानिक क्षेत्र मालवी अफ्रीका में किए गए चरण 3 परीक्षण ने भारत बायोटेक टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन टीसीवी टाइप बार की दीर्घकालिक प्रभावकारिता का प्रदर्शन किया है। अध्ययन में सभी आयु वर्ग के बच्चों में टीके का प्रभाव देखा गया है, जो हमारा सेकंड वाला सही नहीं है, इसलिए जो इसका आंसर होगा हमारा क्या होगा, सी, ठीक है।
हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। NISAR चरण 2 परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारा इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो क्या है, NISAR का लक्ष्य व्यापक क्षेत्रों के उच्च सटीकता वाले डेटा प्रदान करके पृथ्वी संसाधन के अवलोकन में क्रांति लाना है। सेकेंड है, नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से वर्ष 2023 में लॉन्च किए जाने के लिए प्रस्तावित स्पेस बोर्न सिंथेटिक एपर्चर रडार का विकास किया जा रहा है। तो हमें इसमें से बताना है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, इसमें हमें क्या बताना है, कौन सा सही नहीं है। तो हमारा जो इसका क्या होगा, इसका हमारा बी इसमें आंसर होगा, इसका केवल 20 का आंसर होगा। केवल 2 जो हमारा वो क्या है, सही नहीं है। ठीक है, और जो हमारा फर्स्ट वाला सही है, लेकिन जो हमें यहाँ पर सही नहीं पूछ रहा था, तो इसका हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से वर्ष 2030 में लॉन्च किए प्रस्तावित स्पेस बोर्न सिंथेटिक एपर्चर रडार का विकास किया जा रहा है। तो ये कौन से में किया जा रहा है, 2023-24 में। इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। सॉरी, यहाँ पर क्या दे रखा हैगा, नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से वर्ष 2030 में, तो 2030 में नहीं 2024 में लॉन्च किया जाने के लिए प्रस्तावित स्पेस बोर्न सिंथेटिक एपर्चर रडार का विकास किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए हमारा इसमें सेकंड वाला सही नहीं है। इसका आंसर होगा केवल 2। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। नासा और क्या है, इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार NISAR चरण 2 रडार डेटा के माध्यम से वन बायोमास और कार्बन अनुवीक्षण पर केंद्रित एक अत्याधुनिक जो अनुसंधान परियोजना है। हाल ही में केरल यूनिवर्सिटी ऑफ जो फिशरीज एंड ओशन स्टडीज KUFOS ने इस परियोजना में भाग लेने की घोषणा की है। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो तथा जो है NISAR कार्यक्रम के प्रारंभिक चरण की सफलता के बाद इस सहयोग की घोषणा की गई है। पहला चरण विभिन्न क्षेत्रों में वन बायोमास की वास्तविक से जुड़े डेटा के मानकीकरण पर केंद्रित था। नासा और इसरो दोनों द्वारा संयुक्त रूप से कब 2024 में लॉन्च किए जाने के लिए प्रस्तावित स्पेस बोर्न सिंथेटिक एपर्चर रडार का विकास किया जा रहा है। इसलिए जो हमारा सेकेंड वाला इसमें सही नहीं है। ठीक है, NISAR का लक्ष्य व्यापक क्षेत्रों के अधिक सटीकता वाला डेटा प्रदान करके पृथ्वी पर जो संसाधन के अवलोकन में क्रांति लाना है। ठीक है, इसलिए जो हमारा फर्स्ट वाला सही है। उम्मीद है आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।